डॉक्टर रिचर्ड हर्ष और गणमान्य सभी अतिथिगण, भारत के 5 प्रधानमंत्री इसके पूर्व इस सभागृह में आप सबके साथ बात कर चुके हैं। मेरा 6ठा नंबर है। मैं 3 दिन से आपके इस शहर में हूं और मुझे जो उत्साह, उमंग और प्यार मिला है, इसके लिए मैं इस शहर का, यूएस का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से सीएफआर के इस परंपरा को बधाई देता हूं कि उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है। वे स्वयं अपने विचारों को थोपते नहीं हैं, वे विचारों को सुनते हैं, सब पक्षों के विचारों को सुनते हैं और उसी को जगत के सामने रखते हैं और लोगों पर छोड़ देते हैं कि ये भिन्न भिन्न पहलू हैं, आप जज कीजिए सही क्या है, गलत क्या है। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में छोटा काम नहीं है, वरना संस्थागत प्रेम इतना होता है, संस्था की अपनी छवि की चिंता इतनी होती है, वो अपने विचारों को कहीं न कहीं तो रंग देने की कोशिश करता है। लेकिन सीएफआर ने अपने आप को लगातार बचाए रखा है और जैसे के तैसा और सब पहलुओं को ला करके एक समेट करके सबके सामने प्रस्तुत करने की एक परंपरा खड़ी की है। इसके लिए मैं सीएफआर को हृदय से अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर हर्ष का संबंध हिंदुस्तान से अच्छा रहा। भारत और अमेरिका के संबंधों को पिछले दशक में गति देने में, संबंधों को और ताकत देने में डॉक्टर हर्ष ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। जब वाजपेयी जी की सरकार थी भारत में, तब उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रही थी और हम पूरा भारत उनके इस योगदान को सकारात्मक रूप से हमेशा याद करता है और मैं डॉक्टर हर्ष का उसके लिए हृदय से आज भी अभिनंदन करना चाहता हूं। जैसा अभी डॉक्टर हर्ष ने बताया कि 30 साल के बाद भारत में पहली बार एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुन करके आई है और वो भी जो हमेशा विपक्ष में रहती थी, वैसी पार्टी जीत करके आई है। और पहली बार भारत में एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। हमारे यहां अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, वो जब ब्रिटिश शासन था उसी काल में उनका जन्म हुआ था और इसलिए मैं वो इंसान हूं जिसे गुलामी के उन दिन देखने का अवसर नहीं आया था। मैंने लोकतंत्र की ब्रीदिंग के साथ किया है। मेरे सांसों सांस में लोकतंत्र है और वही लोकतंत्र की ताकत के भरोसे आज समाज का एक सबसे छोटा व्यक्ति हिंदुस्तान के इस पद पर पहुंच पाया है। ये लोकतंत्र की ताकत है। पहली बार बहुमत मिला है और उसके कारण करीब करीब 2 जनरेशन
जो अपनी आशा आकांक्षाओं को समेट करके बैठे थे, एकदम से उफान आया है। भारत का हर नौजवान, जिसकी आयु आज 40-45 साल हुई होगी, 10 साल की उम्र से अपनी 40 साल की यात्रा तक उसने अस्थिरता, निराशा, यही माहौल देखा है। और जब ये स्थिति आई है तो स्वाभाविक है कि उसकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है और उन अपेक्षाओं को पूर्ण करना हमारा दायित्व भी है। भारत एक विशाल देश है, उसके चुनाव को समझना ये भी बहुत बड़ा कठिन काम है। और जैसे पश्चिम के देशों में चुनावों पर किताबें लिखी जाती हैं, भारत में उस प्रकार की परंपरा अभी तक तो नहीं बनी है और उसके कारण चुनाव का रूप, रंग, उसका दायरा, इसका पूरा अंदाज, जब तक कि कोई व्यक्ति वहां चुनाव को निकट से न देखे, उसको अंदाज नहीं आ सकता। और शायद विश्व में इतनी बड़ी संख्या में मतदान, इतने मतदाताओं के मत प्राप्त करके विजयी होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिन तपस्या रहती है, कठोर परिश्रम रहता है। लेकिन भारत की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। इस चुनाव में हम 2 विषयों को लेकर के मैदान में उतरे थे। एक हमारा आग्रह था गुड गवर्नेंस, दूसरा हमारा आग्रह था डेवलपमेंट। हम मानते हैं कि भारत की सारी समस्याओं का समाधान जब तक हम इन बातों पर फोकस नहीं कर सकते, तब तक हम नहीं कर पाते। पहले हमारे यहां कुल मिलाकर के आदत ये रही थी कि छोटे छोटे वर्गों को खुश करो, टुकड़े फेंको, अपनी वोट बैंक को सलामत रखो और राजनीति करते रहो। वो एक सरल उपाय है, बहुत ही सरल रास्ता है और राजनीति में टिकने के लिए बड़ा हिंदुस्तान के लोगों को बराबर वो जम गया था। लेकिन गुड गवर्नेंस की बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, छोटे विषयों से ऊपर उठ के बात करना, ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन इस बात को लोगों ने इसलिए स्वीकारा क्योंकि भारत की जो युवा पीढ़ी है, उसकी सोच बदली है। भारत की जो यंग जनरेशन है, वो उन टुकड़ों में अब जीना नहीं चाहती है। अब तक जिस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट मिली है, उस ट्रीटमेंट से वो खुश नहीं है, वो कुछ नया चाहती है। और भारत एक भाग्यवान देश है, वो दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, साथ साथ दुनिया का सबसे युवा देश है। ये एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन हमारे पास है कि महान विरासत भी है और हम यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। इस यूथ का जो एस्पिरेशंस है, ये यूथ के मन के अंदर जो पड़े हुए विचार है, उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आया है। ये बात निश्चित है कि राजनीति में स्टेबिलिटी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। हम जानते हैं कि अगर स्टेबिलिटी है तो सामान्य मानवी को भरोसा होता है कि हाँ भाई चलिए, अब कुछ नीतियों के आधार पर चलेगा, हम साथ चल सकते हैं। तो भारत की जनता ने स्टेबिलिटी का निर्णय कर करके विकास की यात्रा की नींव डालने का काम स्वयं जनता जनार्दन ने किया है। मैं इस बात में विश्वास करता रहा हूं, जब मैं गुड गवर्नेंस कहता हूं तब मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। क्योंकि इतना बड़ा देश चलाने के लिए इतने बड़े परंपराएं, इतने बड़े नियम, इतनी बड़ी हायरार्कीज, यही चीजें हैं जो रुकावट का कारण बन जाती है। वो सरकारी व्यवस्था ही एक प्रकार से बोझ बन जाती है।
मेरी कोशिश है सारी प्रोसेस सरल कैसे हो, स्पीडी कैसे हो, उस दिशा में हमारी कोशिश है। ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, ये हमारी कोशिश है। हम ई गवर्नेंस की ओर बल दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, और इसके कारण इफेक्टिव गवर्नेंस की पूरी संभावना है, इजी गवर्नेंस की संभावना है, उस पर हमारा बल है। और दूसरी बात है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में भी हमारे दो फलक है। एक, हम विश्व स्तर पर डेवलप कंट्रीज की बराबरी में हमारे देश को लाकर के कैसे खड़ा करें। एट द सेम टाइम मेरे देश का जो गरीब से गरीब इंसान है, जो आखिरी इंसान है, उसके जीवन में बदलाव कैसे लाए। भारत की जब चर्चा होती है तो एक पहलू छूट जाता है। अब समय की मांग है कि उस पहलू पर चर्चा हो, और वो है नियो मिडिल क्लास। जो लोग गरीबी से बाहर आए हैं लेकिन अभी मध्यम वर्ग की अवस्था तक पहुंचे नहीं हैं और अब गरीबी में वापस जाना नहीं चाहते हैं, ये ऐसा एक बहुत बड़ा बल्क है। हम इस नियो मिडिल क्लास को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर हम नियो मिडिल क्लास को एड्रेस करते हैं, उसकी आर्थिक जीवन में बदलाव लाते हैं, तो गरीबी से बाहर निकलने का हौसला बुलंद हो जाएगा। अगर हमने नियो मिडिल क्लास के प्रति उदासी बरती और दुर्भाग्य से वो फिर गरीबी की ओर चला गया, तो कभी भी गरीब को बाहर रहने की आने की इच्छा नहीं होगी। वो यही मानेगा परमात्मा ने तय किया है, अब ऐसे ही गुजारा कर लो, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं ये मनोवैज्ञानिक स्थिति को बदलना चाहता हूं, और उसके लिए इस तबके के विकास के लिए क्या योजनाएं हो सकती हैं, उस पर हम बल दे रहे हैं। जो मैं कहता हूं हम ग्लोबल लेवल पर जाना चाहते हैं, जिसमें हम हमारा ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को हम और तेज बनाना चाहते हैं। अच्छा है, पहले 3 महीने में ही हम 4.5 से 5.7 तक हमारे ग्रोथ को 1% पहले 3 महीने में बढ़ाने में सफल हुए हैं। और उसका एक मूल कारण है, सरकार चुनने के बाद एक विश्वास का माहौल बना है, और उस विश्वास का माहौल है वो सबसे ज्यादा गति देता है। कभी कभी कोई पेशेंट बीमार हो और किसी दूसरे शहर में बीमार हो गया हो, जब तक उसको अपना डॉक्टर नहीं मिलता है वो ठीक नहीं होता है, उसको चिंता रहती है, उसको खुद का डॉक्टर चाहिए। तब उसका अपना विश्वास उसको बीमारी से बाहर लाता है। और इसलिए लोगों ने जिस विश्वास के साथ अपनी सरकार बनाई है, उस सरकार खुद ने बनाई है, अपनी अच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बनाई है, उसके कारण जनता के अंदर अपने आप में एक विश्वास पैदा हुआ है। और विश्वास बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल काम इन दिनों कर रहा है, जिसके कारण एक मैग्नेटिक इफेक्ट आज मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ से विकास की तरफ की दौड़ का एक माहौल बना है, और जो हमें विश्व के समृद्ध देशों की बराबरी में ले जाने के लिए संभावनाओं को जन्म देता है। हम हमारी इकोनॉमी को 3 पिलर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं: एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। और तीनों को हम बैलेंस करना चाहते हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी में 30% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का हो, 30% मैन्युफैक्चरिंग का हो, 30% सर्विस सेक्टर का हो। कभी कभार अगर एक आध भी नीचे चला गया तो भी देश की इकोनॉमी को कोई तकलीफ न हो, और उस दिशा में हम आगे चल रहे हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, तब हम मेक इन इंडिया का एक बुलंद विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया को कहते हैं कि आइए मेक इन इंडिया, और मैं इंडिया के लोगों को कहता हूं कि आप भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कीजिए ताकि आपकी प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में चले। और उसके लिए मैं कहता हूं जीरो डिफेक्ट,
जीरो इफेक्ट। हमारी प्रोडक्ट ऐसी हो जो जीरो डिफेक्ट हो, हमारी प्रोडक्ट की प्रोसेस ऐसी हो कि जो एनवायरनमेंट पर जीरो इफेक्ट करती हो। और इसलिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट उन पर हम अपना बल दें तो हम दुनिया के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए सफल हो जाएंगे। जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं कि तो दुनिया के लोग आए, आज दुनिया के हर उद्योगकार को उत्पादन तो करना है, मार्केट अवेलेबल है, उसकी चिंता यही है कि लो कॉस्ट प्रोडक्शन कैसे हो, इफेक्टिव गवर्नेंस की सुविधा कैसे मिले, अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी कैसे हो, उसको प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स कैसे मिले, अपने मुलाजिम के लिए, अपने अफसरों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे उपलब्ध हो। अगर इन बातों पर ध्यान दिया गया तो विदेश के लोगों को आकर के संभावनाएं बढ़ गया। और भारत जहां युवा देश है तो हम स्किल डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी मेरे दो पहलू हैं। एक, 2020 तक दुनिया को बहुत बड़े वर्कफोर्स की आवश्यकता लगने वाली है। विश्व को इतने बड़े वर्कफोर्स की आवश्यकता लगने वाली है कि वो वर्कफोर्स कहां से मिलेगा उसका चिंता का विषय है। भारत युवा देश है, दुनिया की वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट पूरे करने का सामर्थ्य हिंदुस्तान में है। दुनिया को कितने ही प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी, उस काम को हम करना चाहते हैं। उसी प्रकार से हम वो भी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि जिसमें हमारे एंटरप्रेन्योर तैयार हो और वो लोग हो जो जॉब क्रिएटर्स हो। छोटे लोग छोटे छोटे व्यवसायों के द्वारा जॉब क्रिएटर कैसे बने और उसके कारण छोटे छोटे उद्योगों का एक जाल बिठे और हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़े, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि जिन कदमों को हमने उठाया है उसका सीधा सीधा परिणाम मिलने वाला है। पिछले 3 महीने के अल्पकाल में ही अभी डॉक्टर हर्ष बता रहे थे, मार्स में हमने बड़ा अचीवमेंट किया है। आपको जानकर के आनंद होगा कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पुर्जे बने। छोटे छोटे कारखानेदारों ने छोटे छोटे पुर्जे बनाए और हमारे स्पेस साइंटिस्टों ने उसको इकट्ठा किया और बहुत ही कम खर्चे में हमने मार्स में पहुंचने में हम सफलता पाई है। बहुत ही कम खर्चे में। खर्चे को अगर मैं कहूं तो हॉलीवुड की फिल्म इससे ज्यादा महंगी होती है। हॉलीवुड की फिल्म से भी कम खर्चे में मार्स ने 65 करोड़ किलोमीटर 650 मिलियन माइल्स की यात्रा पूरी की है और वहां पहुंचे हैं। और दुनिया में भारत पहला देश है कि जो पहले ही प्रयत्न में सफल हुआ है। अब तक किसी ने 6 प्रयास के बाद, किसी ने 8 प्रयास के बाद सफलता मिली। भारत पहला देश है जिसको पहले ही प्रयास में सफलता मिली है। तो टैलेंट और लो कॉस्ट चीजों को बनाने का सामर्थ्य ये दुनिया को हमने परिचय दिया है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं उनको अब और कुछ देखने की जरूरत, जरा हमारा मार्स के एक्सपीरियंस का ही केस स्टडी करें। केस स्टडी करके वो तय कर सकते हैं हाँ हिंदुस्तान जा सकते हैं कि इतना बड़ा अचीवमेंट इतने कम पैसों में इतने स्किल मैन पावर के द्वारा हो सकता है। तो खुद जो प्रोडक्ट लेकर के आया है वो भी कर सकता है। और इसलिए मेक इन इंडिया के मिशन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पर हम बल दे रहे हैं। हम कानूनों में काफी बदलाव ला रहे हैं। हमने लेबर रिफॉर्म्स किए हैं। मैं जानता हूं भारत जैसे देश में लेबर रिफॉर्म्स के इनिशिएटिव ये राजनीतिक दृष्टि से अनुकूल नहीं होते हैं, लेकिन जनता ने हमें जो जनादेश दिया है और उसको देखते हुए जो मुझे लगता है कि मुझे देश को विकास की दिशा में ले जाना मेरी दायित्व है। और इसलिए राजनीतिक दृष्टि से अनुकूल न हो ऐसे विषयों पर भी हम जिम्मेवारी के साथ कदम उठा रहे हैं। और अल्टीमेटली ये सबके फायदे में जाने वाले हैं। किसी का नुकसान हो ये हम नहीं चाहते हैं। हम राज्यों को भी ऑथोराइज कर रहे हैं
कि आपको अपने राज्य के अनुकाल के अनुसार अगर लेबर रिफॉर्म करना है तो आप कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब आएगा हम आपको पूरी तरह उसका सहयोग देंगे। केंद्र और राज्य के बीच में भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। हमने एक टीम इंडिया की कल्पना का लेकर के गवर्नेंस को आगे बढ़ाया है। केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम क्यों न करें। अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करना आती है वो आकर के दिल्ली में बात करती है। अब दिल्ली के पास तो खुद को तो कुछ करना नहीं होता है, उसने तो किसी न किसी को राज्य को भी भेजना होता है। लेकिन राज्य के लोगों को अगर पता नहीं है क्या है तो वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन केंद्र और राज्य मिलकर के एक टीम मिलकर काम करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को रहता है भाई मैं दिल्ली जाऊं या किसी स्टेट के हेडक्वार्टर पे चला जाऊं, मेरे काम को कभी रुकावट आने वाली नहीं है। एक विश्वास का माहौल पैदा होगा और इसलिए एक टीम इंडिया इस मूड को लेकर के हमने हमारी पूरी कार्यशैली में एक बदलाव लाया है और उस बदलाव को लेकर के हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से ईज ऑफ बिजनेस, मैं जानता हूं, मैं कभी कभी कहता हूं हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा करो तो मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हमारे यहां फाइल 32 जगह पे यात्रा करे तो भी उसका मोक्ष नहीं होता है। तो मैंने उनको कहा कि फाइल का मोक्ष जल्दी कैसे हो, और उसके लिए प्रोसेस को हमने बदला है। और बहुत पहले हमारे यहाँ कोई फॉर्म भरना है तो पुराने जमाने के हैं 10-10 पेज के फॉर्म भरने पड़ते हैं और हर काम के लिए वो फॉर्म अलग से भरते रहने पड़ता था। मैंने कहा अब नहीं होगा। सब मेरे अफसरों को मैंने कहा एक पेज का फॉर्म बना दीजिए और दोबारा किसी से कुछ मांगिए मत। यानी लोगों को लगता है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम सबको मालूम है ताला कितना ही बड़ा क्यों ना हो लेकिन छोटी चाबी से ही खुल जाता है। और इसलिए छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े रास्ते खोल देती है और उसी को बल दे करके हम पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े महत्वपूर्ण इनिशिएटिव पहले ही बजट में ले लिए हैं। भारत का रेलवे तंत्र, लोगों का ध्यान नहीं गया है, लेकिन आर्थिक प्रवृत्ति का इससे बड़ा कोई क्षेत्र नहीं हो सकता है। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट रेलवे लाइन है। इतना बड़ा रेलवे का काम है, हम उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। कई सालों से बात होती नहीं थी। मुझे कई बड़े यहाँ के इंडस्ट्रियल हाउसेस के बड़े बड़े लोग मिले, वो मुझे कह रहे थे साहब हम सुनते तो आए हैं लेकिन हुआ नहीं कुछ। मैंने कहा साहब आप सुनते आए हो, अब हो चुका है। हमने बजट में, कानून में ऑफिशियली रेलवे में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है। 100% एफडीआई अलाउ। हम रेलवे को अपग्रेड करना चाहते हैं, हम रेलवे को स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, हम रेलवे को एक्सपांड करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन हमारी आत्मा है, उसको रेलवे के द्वारा करना चाहते हैं, पूरा हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं मानता हूं ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस अकेले हिंदुस्तान की रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है और दुनिया में। और वो काम ऐसा है, कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। एक अच्छे कारखाने के लोग आ जाएं, इस काम में जुड़ सकते हैं। मेरे पास मैन पावर है, आपके पास पैसे हैं, मेरे पास टैलेंट है, आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है। दोनों को मिला करके हम इस चीज को कर सकते हैं और 125 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव इन्हीं चीजों से आ सकता है और इन चीजों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम एनवायरमेंट के लिए भी इतने ही कॉन्शियस है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो गुजरात वॉज द फोर्थ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड जिसका क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट था और हमने क्लाइमेट चेंज को बहुत बढ़ावा दिया था। मैं जब गुजरात में था, हमारे देश की 80% उत्पादन में जिस राज्य में मुख्यमंत्री था वहां गुजरात में हुआ करती थी। तो हमने हर को उस पर बल दिया। बस हम एक काम एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए गंगा की सफाई को हाथ में लिया है। 2500 किलोमीटर लंबी गंगा और भारत की 30% पॉपुलेशन के जीवन को प्रभावित करती है, 30-40%
उसका जीवन उसी से जुड़ा है, वहां के गांव का अर्थ कारण उससे जुड़ा हुआ है। पूरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर गंगा के आधार पर चला हुआ है नॉर्थ बेल्ट में। और उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सारा इलाका ऐसा है जहां गरीबी के सामने लड़ाई लड़ना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उस काम को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और गंगा की सफाई तो होगी, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन का भी होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो वहां के उन गरीब इलाकों की इकोनॉमी को जनरेट करने का एक बहुत बड़ा आधार बनने वाला है। और मैं गंगा की सफाई एक पूरा जन आंदोलन खड़ा करने वाला हूं। विश्व भर में जो लोग एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं, उनको भी मैं निमंत्रण करने वाला हूं। मैं जो गंगा के प्रति आस्था रखने वाले लोग दुनिया में रहते हैं, उनको भी निमंत्रण देने वाला हूं। लेकिन जो काम कठिन से कठिन काम है, उसको भी एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे डेवलपमेंट हो, उस पर हम बल दे रहे हैं। तो एक प्रकार से आर्थिक विकास, पर्यावरण की चिंता, नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट की बात, रोजगार की संभावनाओं बढ़ाने का प्रयास, गवर्नेंस में सुधार लाना, इफेक्टिव गवर्नेंस की दिशा में प्रयास करना, इन सारी बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज दुनिया में कोई देश अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकता है। विश्व बदल चुका है। हमने वैश्विक प्रवाहों के बीच रहना है, वैश्विक प्रवाहों के साथ संतुलन बना करके रहना है, वैश्विक प्रवाहों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है। कोई देश अपनी मनमर्जी का मालिक नहीं रह सकता है। और भारत को ड्राइव करने वाली जो भारत की फिलॉसफी है, और आखिरकार जो देश फिलॉसफी के प्रकाश में चलते हैं, वो लंबे अरसे तक सस्टेन करते हैं। जो आइडियोलॉजी के प्रवाह में चलते हैं, वे कभी न कभी लुढ़क जाते हैं। आइडियोलॉजी की सीमा होती है, फिलॉसफी असीम होती है। और इसलिए भारत की जो फिलॉसफी है, वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को लेकर के हम चलने वाले लोग हैं। और जिसके आधार पर हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं, तब हमारे पड़ोसी देशों के साथ हम मैत्री चाहते हैं। मेरा जब शपथ समारोह था, भारत में पहले भी कई प्रधानमंत्रियों के शपथ समारोह हुए, मैं कोई पहला नहीं था, लेकिन ये पहला शपथ समारोह ऐसा था कि जिसमें सार्क देश के सभी प्रमुख मौजूद थे। सार्क देशों को हमने निमंत्रित किया था। मैंने इतने कम समय में आते ही हमारे पड़ोसी देशों की मुलाकात की। नेपाल, हमारे देश से 17 साल से कोई गया ही नहीं था। मैं नेपाल गया, भूटान गया। मैं अपने पड़ोसी देशों से दोस्ती बनाने में लगा हुआ हूं। और मैं मानता हूं हम सब मिलकर के एक दूसरे के सुख बांटे। अभी हमारे यहां जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, काफी लोगों का नुकसान हो गया, लेकिन उस बाढ़ का प्रकोप पाकिस्तान में भी था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी था। तो मैंने पब्लिकली कहा था पाकिस्तान को कि हम कश्मीर में काफी मदद कर रहे हैं, उधर की तरफ भी सीमा पार भी लोग परेशान हैं, हम मानवता के आधार पर उनकी मदद करना चाहते हैं। इस भूमिका से ही दुनिया में जिया जा सकता है। दोस्ती जितनी सघन होगी, उतनी सुविधा बढ़ेगी, ये हमारा मत रहा है। मैंने अनाउंस किया है कि हम एक सार्क सैटेलाइट उपग्रह हम तैयार करेंगे। मैंने हमारे साइंटिस्टों को ऑलरेडी ये काम दे दिया है। उन सार्क सैटेलाइट के माध्यम से हमारे जो सार्क देश हैं, उनको एजुकेशन में, हेल्थ में, वेदर प्रेडिक्शन में, ये हमारा सैटेलाइट मुफ्त में इन गरीब देशों को मदद करे, हमारे साथी देशों को मदद करे। तो एक सार्क सैटेलाइट की कल्पना भी हमने की है। तो हम ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि हमारे सभी साथी सार्क देश के मित्र हम मिलकर के आगे बढ़ें और दुनिया में गरीबी निर्मूलन की जो कोशिश चल रही है, उसमें हम भी मिलकर के अपना कुछ न कुछ योगदान दे सकें। हमारे पास चाइना भी हमारे पड़ोस में है। सारी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है।
कुछ लोग मानते हैं हिंदुस्तान की है, कुछ लोग मानते हैं एशिया की है, चाइना की है। लेकिन इसमें किसी को दुविधा नहीं है कि 21वीं सदी किसकी है। सबको मत है कि हिंदुस्तान की है या तो चाइना की है। इस विषय में पूरे विश्व को, लेकिन हिंदुस्तान से एक बेनिफिट है। 3 चीजें हमारे पास हैं जो दुनिया के पास नहीं है। दुनिया के किसी देश के पास ये 3 चीजें एक साथ नहीं है। किसी के पास 1 होगी, किसी के पास 2 होगी, लेकिन तीनों किसी के पास नहीं है। एक है डेमोक्रेसी, दूसरा है डेमोग्राफिक डिवीजन और तीसरा है डिमांड। ये तीनों चीजें हमारे पास लोकतंत्र के विषय में, सबसे पुराने लोकतंत्र के नाते जितना अमेरिका गर्व कर सकता है, विशाल लोकतंत्र के नाते भारत इसका गर्व कर सकता है। डेमोग्राफिक डिवीजन 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है, और डिमांड 125 करोड़ का देश, कितना बड़ा डिमांड है। ऐसी संभावना वाली कोई एक देश कहीं हो नहीं है, और इसलिए संभावना सबसे ज्यादा है कि भारत बड़े सामर्थ्य के साथ खड़ा होगा और विश्व के कल्याण के काम भारत आएगा, ये मेरा विश्वास है। मैंने पिछले दिनों में आने के बाद इसी एक महीने में सिर्फ सितंबर में ही मैं जापान हो आया, मैं ऑस्ट्रेलिया से मिल लिया, मैं चाइना से मिल लिया, आज अमेरिका से भी मिल लूंगा, यूएन से भी सभी बड़े बड़े महापुरुषों से मिलना हो गया। इतना तेजी से वैश्विक फलक पर काम करने का काम भारत ने आरंभ किया है, और हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हमने मिलजुल करके रहना होगा, कंधे से कंधा मिला करके रहना होगा। कठिनाइयों के बीच भी संवाद और सह-अस्तित्व को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। हम कठिनाइयों को रोते बैठते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम कठिनाई के, जैसे चाइना है, हमारे बॉर्डर के विवाद है, आज भी है, लेकिन उसके बाद भी हमने चाइना से हमारे व्यापारिक संबंधों को और बढ़ाया है, हमारे राजनीतिक संबंधों को हमने और बढ़ाया है। तो हमारी ये कोशिश है। एक संकट जिसको लेकर के सारी दुनिया परेशान है, भारत 40 साल से परेशान है, वो है टेररिज्म। टेररिज्म का संकट, इसको बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया के बहुत देश वो टेररिज्म के घिनौने रूप को कभी समझ ही नहीं पाए। मेरा अपना अनुभव बताता हूं। मैं 1993 के कालखंड में यहां एक बार स्टेट डिपार्टमेंट में आया था। स्टेट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ लोगों से मैं बात कर रहा था, और मैं भारत के टेररिज्म की चर्चा करता था। तो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग मुझे समझा रहे थे, ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं उनको समझा रहा था ये टेररिज्म है, वो कहते थे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। वो कहते थे आपको सरकार ठीक चलाना आता नहीं है, कानून नहीं है। इसका मैं उनको समझाता रहा। हमारी 15 मिनट का टाइम तय हुआ था, 1.5 घंटे चर्चा चली, लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाया। लेकिन मैं जब 93 में आया तो उन्होंने सामने से मुझे कहा, आइए आप एक बार बैठेंगे, बात करेंगे। तो मैं फिर से स्टेट डिपार्टमेंट गया, और इस बार वो मुझे समझा रहे थे टेररिज्म क्या होता है। वो इसलिए समझा रहे थे कि उस समय यहां ट्रेड सेंटर पर बम फूट चुका था, बम का धमाका हो चुका था। यानी जब तक हमारे गम में बम नहीं गिरता है, तब तक हमें टेररिज्म का पता नहीं चलता है। दुनिया टेररिज्म के कारण बहुत पीड़ित है। हमने 40 साल तक इसको भुगता है, और टेररिज्म को कोई सीमा नहीं होती है, न उसका कोई देश होता है। वो कब किस देश में जाकर के आ धमकेगा, उसका अनुमान लगाना कठिन है। एक ऐसी विकृति है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना कर सकते हैं, हम टीवी पे जब देखें किसी जर्नलिस्ट का गला काटा जा रहा है, हम ये 21वीं सदी की मानव संस्कृति के सामने कितनी बड़ी घिनौना हरकत हो रही है, कितनी बड़ी चुनौती है, किसी को भी हिला देने वाली चुनौती है। और जब अगर हमारी मानवता जगती नहीं है, राजनीतिक प्लस माइनस के आधार पर टेररिज्म का हिसाब नहीं हो सकता है। टेररिज्म ये मानवता का दुश्मन है,
और जो भी मानवता में विश्वास करते हैं उन सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता है। देश की सीमाएं, जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय उस सबसे परे उठ करके मानवता में विश्वास करने वाले लोगों का एकत्र आना बहुत जरूरी है और तभी जाकर के हम टेररिज्म को चुनौती दे सकते हैं। और इसलिए टेररिज्म को चुनौती देने के लिए साधन कुछ भी हो, रास्ता यही एकमात्र है। इसी एक रास्ते पर चलना पड़ेगा। दुनिया को यही आह्वान होना चाहिए, आइए मानवतावाद में कौन विश्वास करते हैं, हम साथ चलें। टेररिज्म को हम अलग अलग तराजू से नहीं तोल सकते। बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, ऐसा नहीं चल सकता। मुझे पसंद आने वाले देश में टेररिज्म है तो चलता है, चलने दो, आंख बंद कर दो। मुझे पसंद न आने वाले देश में टेररिज्म चलता है तो अच्छा ऐसा है, ऐसे नहीं होता है। टेररिज्म टेररिज्म होता है। अगर उसको गुड और बैड टेररिज्म हमने कर दिया तो वो टेररिस्ट उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। आज जो हम पश्चिम एशिया का हाल देख रहे हैं, संपत्ति की कमी नहीं थी, धन की वर्षा हो रही थी। पिछले 3 दशक में आर्थिक समृद्धि में पश्चिम एशिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ा, लेकिन क्या हालत आकर के खड़ी रही थी। और इसलिए मानवता के दुश्मन का ये जो गतिविधि है उसके खिलाफ विश्व को एक आवाज बन करके कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी और तब जाकर के हम मानवता की रक्षा कर पाएंगे। और मानवता आकर के उस तत्वज्ञान के और उस आदर्शों पर चलती है जिसके आधार पर हम सबके कल्याण की कल्पना करते हैं, उस सबके कल्याण की कल्पना करते हैं। हम उस परंपरा और फिलोसफी की जब मैं बात करता था, हम वो लोग हैं जिन्होंने वेद काल से मंत्र सीखा था, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम उस परंपरा से निकले हुए लोग हैं जिसमें हम चाहते हैं सब सुखी हो, सब शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, सब प्रॉस्परस हो। ये फिलोसॉफी लेकर के हम बड़े हुए हैं। सिर्फ भारत में रहने वाले ही सुखी हो, ये कल्पना भारत की नहीं है। और इसलिए हम विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाले लोग हैं और उस विचार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, मेरा विश्वास है। हम टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी आप सबको निमंत्रित करता हूं, आइए भारत देखने जैसा देखें, रहने जैसा देखें। और मेरा ये मंत्र रहा है, टूरिज्म यूनाइट्स, टेररिज्म डिवाइड्स। इसलिए मैं चाहता हूं हम मिले जुले जाएं, देखें दुनिया से। जितना ज्यादा उसको करेंगे उतना ज्यादा लाभकर्ता होगा। मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। Thanking the Prime Minister for those generous comments about this organization, about the Council on Foreign Relations, the overly generous comments about myself, and I want to thank him for that extraordinary tour d'horizon. I couldn't also help but think that India's rocket may have reached Mars in less time than it took to go cross town in New York this past week. But that's the problem here. Let me begin, sir, with the question on begin with the economics on trade, which, as you know, is often cited as one of the principal locomotives or engines of economic growth. Yet India, since you became Prime Minister, decided not to go ahead and ratify the so-called Trade Facilitation Agreement. And is also India is, for the moment, outside both APEC and the TPP negotiations. So could you say something about your view of trade and whether the domestic politics of India will allow you to pursue a liberal trade agenda? जहां तक ट्रेड फैसिलिटेशन का सवाल है, हम 101% एग्री है, तो उसमें कोई दुविधा का विषय नहीं है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम आज ग्लोबल इकोनॉमी का युग है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी का युग है
तो हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फैसिलिटीज ग्लोबल स्टैंडर्ड की बनानी पड़ेगी। There is no simultaneous translation. He will translate it later. Okay. Just let him speak it. Simultaneous चल रहा है शायद। नहीं चल रहा। That's why he was asking me. Okay. आप वही रखोगे ना? ठीक। बोल लें, उसके बाद आप ट्रांसलेट करोगे। सर आप बोलें सर। और इसलिए हम भी मानते हैं कि विश्व के साथ हमको काम करना है। मेरे लिए पॉलिटिक्स इज नॉट अ इश्यू एट ऑल। मैं लोकरंजक राजनीति वाला इंसान नहीं हूं और न ही लोकरंजक अर्थनीति वाला इंसान हूं, लेकिन मेरे देश में गरीब लोग हैं। गरीबों को भूखा रख करके हम नहीं चल सकते और इसलिए फूड सिक्योरिटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए, ये मेरे देश का आग्रह है। ये पहले कर लो, वो देखा जाएगा तो गरीबों के साथ अन्याय होगा और दुनिया को कोई तकलीफ नहीं है कि हम फूड सिक्योरिटी के लिए हम पॉजिटिव स्टैंड ले लें। Do we have a microphone for this gentleman here? Right here. It's okay, I'll. No, we got one here. And just to sort of get the gist, and then I think we'll have simultaneous from here on. Okay. It's on. It's on. All right. Thank you. India is not at all opposed to the trade facilitation agreement of the WTO. We are absolutely clear in our mind with regard to our commitment to the WTO agreement on the trade facilitation. We also recognize very well that we have to work with the international community and the rest of the world on this agreement. I am personally against following populist policies or even populist economic approaches. But one must recognize that India has a large population of poor people whose requirements of food security, whose requirements of food availability cannot be ignored. As a result, I have always maintained, and India has said, that the agreement on the food security and the trade facilitation has to go hand in hand and together. It cannot be that you do this first and we will see the other later on. So we are very much committed to the trade facilitation, but we have to ensure simultaneous progress on the food security front also. I have one other question I want to raise in the economic realm, which deals with electricity. As I understand it, several hundred million Indians do not have adequate access to electricity. And the question a lot of people are asking is, how can these people come to enjoy a middle-class life? And in the process, not set in motion economics that have a clearly negative impact on climate change, given the amount of carbon that would be emitted. ये बात सही है कि हमारे लिए आज बिजली जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बिजली लग्जरी नहीं है, ये जीवन की रिक्वायरमेंट बन गई है और हम 24/7 बिजली पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। मेरी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, अपने एजेंडा में कहा है कि हम नेक्स्ट 5 ईयर में हिंदुस्तान के हर गांव में 24/7 पावर सप्लाई करेंगे और ये संभव है। हमने जिस प्रकार से एनर्जी सेक्टर में काम किया उसमें भी हम क्लीन एनर्जी पे बल दे रहे हैं। हम सोलार के लिए रूफटॉप पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं और इसलिए अब हिंदुस्तान में बिजली का वो संकट रहेगा, ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। जहां तक क्लाइमेट चेंज का सवाल है, शायद आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, मैंने पहले ही कहा कि मैं गुजरात में जब था, अल गौर ने एक किताब लिखी है इनकन्वीनियंट ट्रूथ। मैंने एक किताब लिखी है कन्वीनियंट एक्शन, और वो मैंने एनवायरनमेंट पे लिखी है। और जो किया जा सकता है, यानी पॉलिटिकल विल से एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कैसे किया जा सकता है, वो मैंने उसमें
सिद्ध करके दिखाया है। और इसलिए डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट ये दुश्मन है, ये जो सोचा जा रहा है वो गलत है। हम दोनों को केयरफुली स्ट्रीमलाइन करके आगे बढ़ा सकते हैं। They are doing the transition. Sir, India is, by many counts, the second largest Muslim country in the world in terms of population. Only Indonesia is larger. And as you know from your time here, Americans are obviously seized with the challenge posed by the group ISIS. So one of the questions that's come up is whether you're worried that the unrest sweeping large parts of the Arab and Muslim worlds might spread to India. And to the extent that you are, what are your plans to reduce your country's susceptibility to radicalization and even violence? जहां तक भारत का सवाल है, भारत में किसी भी संप्रदाय व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन एक मूल फिलॉसफी से वो ड्राइव करता है। और भारत की फिलॉसफी का प्रतीक है भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, जहां अहिंसा ये हमारे लोगों के स्वभाव में है। आपने देखा होगा कि इतनी टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे देश में चली है, टेररिज्म के कारण हम परेशान हैं, लेकिन सारे टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहां एक्सपोर्टेड है, किसी ने हमारे यहां एक्सपोर्ट किया है, होम ग्रोन नहीं है। और इसलिए हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसके विषय में मुझे कभी एक बार CNN ने पूछा था कि अलकायदा का ये चल रहा है तो आपको क्या होगा। मैंने कहा हिंदुस्तान का मुसलमान अलकायदा को फेल कर देगा। We hope so. Let me turn to foreign policy for a minute, and then I'll open it up, which is for much of the Cold War, India's articulated foreign policy was one of non-alignment, and there was always the reference to the 5 principles of coexistence. But as you know, and as everybody knows, the world is no longer aligned with the end of the Cold War. So what is India's compass? What is India's intellectual approach to this post-Cold War world when it comes to its foreign policy? देखिए, हम 18th और 19th सेंचुरी की तरफ जाएं तो वो युग पूरा संघर्ष का युग था। हर शासक जो भी उसका दायरा होगा वो अपने विस्तार के लिए लड़ाई लड़ता था। पूरे 2 शताब्दी का इतिहास संघर्ष का इतिहास है, लड़ने का इतिहास है। बाद में आया इतिहास, समय जो आया वो गुट का इतिहास आया। एक गुट ये तो दूसरा गुट ये आया। अब वक्त बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। 21वीं सदी गुट से चलने वाली नहीं और एक प्रकार से इरेलेवेंट हो गए गुट। आज हर देश इंटरडिपेंडेंट है। विश्व के सब देश को सब देशों की जरूरत हो ऐसा युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। और इसलिए अब गुट या समूहों के द्वारा नहीं, सह अस्तित्व के विश्वास को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए एक नई फिलॉसफी हम चाहें या न चाहें ऑलरेडी प्रैक्टिकली जगह ले चुकी है। सभी देश, मान लीजिए जो लोग G20 में होंगे वही G4 में भी होंगे, जो G7 में होंगे वही G9 में होंगे। यानी आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा समूह नहीं बन पा रहा है, हर कोई हर जगह पर भी जगह बना रहा है। तो जगत पूरा बदल चुका है। हम ये पुराने समूहों की कल्पना लेकर के चलते थे, उसमें से बाहर निकल जाएं और ये हम इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है उसको एक्सेप्ट करें। जगत बहुत तेजी से जुड़ रहा है, टेक्नोलॉजी ने जोड़ा है, हमारी अपनी आवश्यकताओं ने जोड़ा है और हमारी युवा पीढ़ी ने एक नए बदलाव को स्वीकार कर लिया है। और इसलिए हम पुराने सारे पैरामीटर्स अब काम नहीं चलेंगे। After this meeting here in New York, you're heading to Washington. You'll meet with the president tonight. You've got meetings tomorrow. I expect one word you're going to hear again and again and again is the word partnership to describe the U.S.-Indian relationship. So my question for you is whether you are comfortable with that word, and to the extent that you are or not, what is your definition of partnership when it comes to India and the United States? पहली बात है कि हर चीज में कंफर्ट नहीं होने की जरूरत होती नहीं है।
आप पति पत्नी में भी 100% कंफर्ट नहीं होता है। We could leave your answer there. लेकिन उसके बावजूद भी लंबे समय तक एक बाइंडिंग रहता है। कुछ चीजें हैं जो भारत और अमेरिका को जोड़ती हैं और वो है सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र, ओपननेस। सोसाइटी में जो ओपननेस है वो दोनों के संस्कारों में है। तीसरी बात, अब देखिए अमेरिका, सारी दुनिया अमेरिका में आकर के बसी है। ये अमेरिका के कैरेक्टर का हिस्सा है कि सबको एसिमिलेट करते हैं। और इंडियन सारी दुनिया में बसा हुआ है, तो सारी दुनिया को एसिमिलेट करने की ताकत एक इंडियन में है। ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक दूसरों को जोड़ते हैं। और तीसरी बात है आर्थिक। आर्थिक बात वो लेन देन का विषय रहता है, वो व्यापारिक संबंध रहते हैं, कभी आपके फायदे में कभी हमारे फायदे में, वो गिव एंड टेक फार्मूला के आधार पर चलते हैं। लेकिन दोनों देशों के लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा वो हम लोगों को जोड़ के रखती है। We started a few minutes late, so if it's okay, we'll go on a few minutes. And one of the traditions at the Council on Foreign Relations, again, you were extraordinarily generous about this organization, is our members get a chance to ask a few questions. So why don't I turn to them? These questions will be tougher than the one for me. I should warn you. Ken Juster, I saw you had. And people just wait for the microphone and keep it as short as possible and introduce themselves. Hi, Ken Juster with the firm Warburg Pincus. I just wanted to follow up on Richard's last question on the partnership between the United States and India. You've described what features we have in common, but do you have another word I think you'll hear tomorrow is strategic partnership, and do you have a vision for that partnership and how the United States and India can work together on global issues and regional issues? देखिए, अभी भारत और अमेरिका ने मिलकर के शांति की दिशा में प्रयास करना वो एक विषय है, लेकिन आर्थिक विकास को लेकर के अभी हम जब मिलने वाले हैं तो उस विषय को भी हम जोड़ने वाले हैं। यहां पर जो रिसर्च होती है उस रिसर्च का उपयोग हो सकता है कि अन्य देशों के साथ मिलकर, विशेष करके भारत के साथ मिलकर के, जहां पर उस रिसर्च को धरती पर उतारने में प्रोडक्टिविटी की संभावनाएं ज्यादा है और यूटिलिटी ज्यादा है, तो हम उन क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। दुनिया की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण वो सिर्फ उपयोगितावाद पर नहीं, मैं आज भी मानता हूं कि भारत और अमेरिका के संबंध, अमेरिका के हित के लिए अमेरिका के संबंध और भारत के हित के लिए भारत के संबंध, उसके बजाय अमेरिका और भारत मिलकर के दुनिया के हित में हम क्या कर सकते हैं, ये अगर हमारी बेसलाइन बनती है तो हम दोनों की ताकत विश्व को बहुत काम आ सकती है। और मैं जब मिस्टर कैरी मुझे मिले थे तो मैंने इस विषय को बड़े विस्तार से उनके सामने मैंने प्रस्तुत किया था। Is Afghanistan one of the areas you think we can work on together in a productive way? Is Afghanistan one of the challenges we can work on? अफगानिस्तान एक तो बड़ा एग्जाम्पल है। अफगानिस्तान एक्चुअली एग्जाम्पल है। भारत के बहुत लोग अफगानिस्तान में रहते हैं और एक प्रकार से अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप ने अफगानिस्तान में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हम भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान स्थिर लोकतांत्रिक तरीके से विकास की यात्रा को आगे बढ़ाए, ये हम भी चाहते हैं। अमेरिका ने वहां जो सिक्योरिटी के मेजर्स में मदद की, उसके कारण एक स्टेबिलिटी मिली। आज भी हमारी कोशिश ये है, और जो अभी चुनाव होने के बाद नई सरकार वहां प्रस्थापित हुई है, उस सरकार में भी तालमेल करने में भारत और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर के बहुत एक सद्भावना अपनी प्रकट करते रहे हैं और एक अच्छे नतीजे की तरफ अफगानिस्तान गया है। लेकिन हमने अमेरिका से यही रिक्वेस्ट की है कि आप जो विड्रॉल वाला, डिफेंस का विड्रॉल का विषय है,
इराक जैसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद इतना तेजी से विड्रॉ करने के बाद इराक का जो हाल हुआ, अफगानिस्तान में विड्रॉल की प्रोसेस बहुत स्लो होनी चाहिए। अफगानिस्तान को अपने बल पर खड़े होने देना चाहिए, तभी जाकर के तालिबान को उभरने से वो रोक पाएगा। और इसलिए अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर के अफगानिस्तान में पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। Professor Cohen, who's one of this country's leading China experts. Mr. Prime Minister, you set an admirable example for the world in June when you accepted the arbitration decision of a Law of the Sea tribunal, even though it awarded most of the Bay of Bengal that was in dispute to Bangladesh. Would you be willing to submit your land border problems with China to arbitration or adjudication? The Chinese government has thus far rejected the use of arbitration or adjudication. The Philippines is now putting China to the test. Would India be willing to do something similar? चीन और भारत दोनों सक्षम है बातचीत के द्वारा अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। चीन और भारत डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, इसलिए कोई अलग आर्बिट्रेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। अभी भी चीन के साथ व्यक्तिगत भी मेरे संबंध अच्छे रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति अभी भी आए थे और बॉर्डर डिस्प्यूट को हम मानते हैं कि भी बॉर्डर डिस्प्यूट है और कई बातों में हमने चर्चा की है। वो चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि हम मिलकर के बहुत ही जल्द इस समाधान को करेंगे, इसलिए हमें कोई आर्बिट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes, ma'am. Hi, thank you. Could you introduce on? Don, hi. I'm Tara Lawson-Reamer, formerly a fellow here at the Council and now legal and campaign director with Avaz, a global civic organization with over 38 million members worldwide. You've often said there's no compromise on the dignity of women. So given the enormous potential of Indian women and the challenges they face every day, what is your vision for a made in India approach to ending gender-based violence and inequality? Is your government exploring the establishment of a prime ministerial task force or any other concrete milestones to be a global leader on this issue that's so fundamental to the lives of so many? This may also be a good moment to introduce both your foreign minister and your foreign secretary. आपका बहुत मैं आभारी हूं कि आपने जो मैंने इनिशिएटिव लिए उसके विषय में जो अच्छे शब्द सुनाए। दुनिया के कई भाग ऐसे हैं कि जहां देश का प्रमुख महिला नहीं बन पाता है। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट महिला को बनना है तो आज भी कई देशों में बहुत दिक्कत है, लेकिन भारत और एशिया के देश ऐसे हैं कि जहां महिलाएं प्रधानमंत्री रही है। और आज मेरे फॉरेन मिनिस्टर भी महिला है, सुषमा स्वराज यहां बैठी है। मेरे फॉरेन सेक्रेटरी भी महिला है, सुजाता सिंह। और मेरी कैबिनेट में 25% विमेन है कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन ये इस बात से बात पूरी नहीं होती है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहली बात है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। हम लोग डेडिकेटेड हैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए। और आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस इन गुजरात। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मेरे यहाँ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का जब मैंने जाना, पहली बार जब मुख्यमंत्री बना, तो इट वॉज पेनफुल फॉर मी कि गुजरात जैसे राज्य में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का ये हाल है। फिर मेरे यहाँ स्कूल शुरू होती है 15 जून को, जबकि हमारे यहाँ टेम्परेचर होता है 45 डिग्री। यहाँ पर 24 डिग्री में भी गर्मी लगती है, हम 45 डिग्री में वहां रहते हैं। तो 13, 14, 15 जून
मैं खुद गांव जाता था, मेरे पूरे सभी मंत्री परिषद के लोग जाते थे, सारे मेरे एमएलए एमपी जाते थे, और हम घर घर जाकर के मैं भिक्षा मांगता था और लोगों को मैं कहता था कि भिक्षा में आप मुझे वचन दीजिए कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे, और मैं स्कूल बच्चियों को लेकर के खुद स्कूल ले जाता था और मैं 100% एनरोलमेंट में सफल हुआ। मेरे व्हेन आई वाज चीफ मिनिस्टर 100% में सफल हुआ। वहां पर मैं अटका नहीं। मैं कहीं पर भी जाता था पब्लिक फंक्शन में तो मुझे गिफ्ट कुछ न कुछ देते रहते हैं लोग, वो गिफ्ट देते थे, उस गिफ्ट को मैं ऑक्शन करता था। जब मैं मुख्यमंत्री पद से गुजरात से बाहर निकला तो उस ऑक्शन में मुझे 78 करोड़ रुपया टोटल मिला। 78 करोड़ रुपया मैंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए दान दे दिया सरकार को। ये कमिटमेंट है हम लोगों का। तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और मेरी सरकार का एक एजेंडा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दुनिया के कई देश हैं जहां महिलाओं को वोटिंग पाने के लिए सालों तक संघर्ष करने पड़े, आंदोलन चलाने पड़े। डेवलप कंट्रीज को भी विमेन को वोटर राइट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी। भारत में विमेन को इलेक्शन में भी 30% रिजर्वेशन है। कोई भी बॉडी होगी 30% महिलाएं कंपलसरी है। यानी इतना हम फॉरवर्ड लुकिंग देश हैं। Farouk Kathwari. I'm Farouk Kathwari, CEO of Ethan Allen, and originally born in Srinagar, Kashmir. So you mentioned about the Jammu and Kashmir floods. So our families, of course, have been tremendously and greatly affected. So my question and a clear request is that the government of India should allow international organizations to come in. There's a tremendous amount of bureaucracy in allowing international organizations to help. अंतर्राष्ट्रीय संगठन को जम्मू और कश्मीर में आना चाहिए मदद करने के लिए फ्लड्स के बाद। अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात करें, पहली बात है कि दुनिया के कई देशों ने अपने आप कश्मीर को मदद पहुंचाई है। जब गुजरात में भूकंप हुआ था, गुजरात में भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने काफी मदद पहुंचाई थी। और ये तो बात सही है कि दुनिया भर में एक अच्छी चीज बनी है कि कहीं पर भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो सभी देश मदद करते ही हैं। जब पाकिस्तान में भूकंप हुआ था तो मैं सबसे पहले, क्योंकि गुजरात हम पड़ोस में ही हैं, तो हम सबसे ज्यादा पाकिस्तान को मदद पहुंचाई थी। तो ये तो मानवता का काम है, सब लोग मानवता का काम करते रहते हैं। I have a quick last question because I know we're behind schedule, which is, as you come into this job, you've now been there for 4 months. Is there another leader, whether in India or in another country, who you say that's someone who set a model that I would like to follow in my position as Prime Minister? मैं मानता हूं ऐसा मैं कहूंगा तो कईयों को अन्याय होगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर एक से मुझे कुछ सीखना है। अगर मैं एक नाम दूंगा तो वह 50 लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए मुझे दुनिया में जो भी अनुभवी लोग हैं सबसे कुछ न कुछ सीखना है और सबसे सीख करके मेरे देश के लिए मुझे अच्छा करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में जो श्रेष्ठ है वो मुझे मेरे देश में लाना है। Mr. Prime Minister, I learned something from you and how not to answer a question just now. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, people would please keep their seats while the Prime Minister exits. Thank you. Thank you.